से बड़ी खबर है। सीएम भजनलाल ने भर्ती परीक्षाओं की समीक्षा बैठक ली है। युवाओं के सपनों को साकार करना राज्य सरकार की प्राथमिकता। भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर भर्तियां हो, बड़ा स्टेटमेंट भर्ती परीक्षाओं को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आए थे और कल उन्होंने इसको लेकर समीक्षा बैठक भी ली है। और अब तक 67,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां की जा चुकी हैं। तो आपको बता दें कि 1,88,000 से अधिक पदों पर प्रक्रियाधीन भर्ती की बात जो है वो सामने आई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जयपुर से। सीएम भजनलाल ने भर्ती परीक्षाओं की समीक्षा बैठक ली और बड़ी जानकारी आपको बता दें कि अब तक 67,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी है और साथ ही साथ युवाओं के सपनों को साकार करना राज्य सरकार की प्राथमिकता। भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके भर्तियां हों, ये सीएम भजनलाल की तरफ से कहा गया है। और अब तक जैसा हम बता रहे हैं कि 67,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। 1,88,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया धीन है अभी, तो इसी को लेकर समीक्षा बैठक हुई है क्योंकि विजन भी है सीएम का, रोजगार देने का, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने का एक विजन भी है और साथ ही युवा आगे बढ़ें क्योंकि युवा ही देश के भविष्य है, ये भी सरकार का विजन है। इसलिए सरकार ने कहा है कि युवाओं को रोजगार देकर उनके सपने को साकार करना ये सरकार की सबसे बड़ी और सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर भी भर्तियां की जानी चाहिए। और आपने देखा भी कि अभी जो परीक्षाएं हुई हैं वो सफल तरीके से हुई हैं, बिना किसी लीक के। कोई पेपर ऐसा नहीं गया है कि उसमें कोई धांधलीबाजी हुई हो या कुछ वो पेपर किसी अड़चनों के भेंट चढ़ गई हो, ये भी अच्छी बात है। और इसी को लेकर ही समीक्षा बैठक की गई है क्योंकि पिछली सरकारों में जिस तरह से पेपर को लेकर रीट परीक्षा हो, जिस तरह से बवाल मचा और अभी तक उसको लेकर एसआई भर्ती परीक्षा हो, अभी तक उसमें देखिए कितनी सारी गिरफ्तारियां हो रही हैं। पेपर कैंसिल करना है, रहना है, इसको लेकर भी अभी विचार विमर्श किया जा रहा है। तो कल ही ये समीक्षा बैठक हुई थी भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर, भर्ती परीक्षाओं को लेकर, और सरकार ने बिल्कुल साफ किया कि उनका विजन क्या है। और इसी बीच दौसा से बड़ी खबर सामने आ रही है। सेंट्रल जेल शालावास में फिर मोबाइल मिला है। जेल में सर्च के दौरान कीपैड मोबाइल पकड़ा गया है। जेल प्रहरी महेंद्र सिंह गुर्जर ने पापड़दा थाने में केस दर्ज करा दिया है। रविवार को भी एक नर्सिंग कर्मियों के पास सिम और जेल में मोबाइल मिला था। इससे पहले भी इसी जेल से सीएम को 2 बार जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दौसा से, जहां पर सेंट्रल जेल शालावास में एक बार फिर से मोबाइल मिलने का मामला सामने आया है। रविवार को भी सिम और जेल में जो है मोबाइल मिला था, ऐसी जानकारी है। और इसी जेल से सीएम को 2 बार धमकी मिल चुकी है। देखिए, सीएम को धमकी मिली तो उसके बाद से इस पूरे मामले की जांच भी तेज कर दी गई। अब सवाल कई तरीके के खड़े हो रहे हैं कि यहीं से अगर धमकी दी गई तो क्या उसके बाद भी यहां पर जांच तेज नहीं की गई। उसके बाद भी आपको बताएं कि जानकारी ये मिल रही है कि इसी जेल से सर्च के दौरान कीपैड मोबाइल मिला है। तो आखिर कीपैड मोबाइल अंदर कैसे पहुंच रहा है और अब ये जांच का विषय है। रविवार को भी सिम और जेल में मोबाइल जो है मिला, तो ऐसी जानकारी मिली। और इसी जेल से आपको बता दें कि सीएम को 2 बार धमकी भी मिल चुकी है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आशीष इस खबर पर जुड़ चुके हैं। आशीष, धमकी भी इसी जेल से, लेकिन फिर भी सिम भी इसी जेल से फिर से बरामद हुआ, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल, लगातार जेल से मोबाइल मिलने की जो घटनाएं हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। दौसा का सेंट्रल जेल शालावास विवादों के घेरे में है। हाल ही में रविवार को भी यहाँ पर सिम और मोबाइल मिला था। उसके बाद में खुद एडीजी रूपिंदर सिंह ने जेल में सर्च ऑपरेशन चलाया था। उसके बावजूद भी एक बार फिर मोबाइल मिलने की घटना हुई है। जब जेल के ही जेल प्रहरियों के द्वारा सर्च अभियान चलाया गया तो उसके अंदर एक कीपैड का मोबाइल मिला है और मोबाइल को अब जब्त कर लिया गया है। पापड़दा थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। कई बार इस जेल में मोबाइल मिलने की घटनाएं हो चुकी हैं। इतना ही नहीं, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को इस जेल से 2 बार धमकियां दी जा चुकी हैं। ऐसे में आए दिन यह जेल विवादों के घेरे में, इसके बावजूद भी मोबाइल अंदर जाना रुक नहीं रहा है। हालांकि पुलिस और जेल के विभाग जो आला अधिकारी हैं वो इस पूरे मामले में लगातार कार्रवाई भी करते हैं। कई बार जेल के कर्मचारियों पर भी एक्शन हुआ है, साथ ही जो नर्सिंग कर्मी, जो 2 बार नर्सिंग कर्मियों पर भी एक्शन हुआ है। लेकिन फिर भी जेल के अंदर मोबाइल जाने की जो घटनाएं हैं वो रुक नहीं रही हैं और लगातार सेंट्रल जेल शालावास से इस तरह की खबरें आती हैं और एक बार फिर जेल के अंदर मोबाइल मिला है। आशीष, की पता चल पाया है कि कैसे उनके पास मोबाइल पहुंचा? खुद नर्सिंग कर्मी लेकर गए थे या किसी ने पहुंचाया था?
तो पिछली बार के घटनाक्रम में नर्सिंग कर्मी एक सिम उपलब्ध कराने जा रहा था, लेकिन इस बार का जो घटनाक्रम हुआ है, जो हाल ही में मोबाइल मिला है, ये मोबाइल किसी जो कैदी है उसने कहीं छिपा रखा था और जैसे ही जेल विभाग द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था तो ये छिपा हुआ मोबाइल मिला है। इसमें अब जांच की बाद ही पता चलेगा कि आखिर ये किस कैदी के द्वारा उपयोग में लिया जा रहा था और इसको किसने छिपाया था, ये पूरी जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल एक मोबाइल मिला है, उसे जब्त कर लिया गया है और जेल के प्रहरी के द्वारा पापड़ता थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। ऐसे में इस सप्ताह में 7 दिन में ये दूसरी घटना है जब जेल के अंदर मोबाइल मिला है और जबकि एडीजी खुद सर्च ऑपरेशन चला चुके हैं, सर्च अभियान चला चुके हैं, उसके बावजूद भी जेल के अंदर मोबाइल मिलना एक गंभीर घटना है। बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे। और जयपुर में करीब 17 साल पहले हुए सीरियल बम ब्लास्ट के दौरान चांदपोल के रामचंद्र मंदिर के पास मिले जिंदा बम मामले में अदालत ने 4 आरोपियों को दोषी ठहराया है। जयपुर बम ब्लास्ट मामलों की विशेष अदालत जिंदा बम प्लांट करने के मामले में आपको बताएं कि 8 अप्रैल को सजा सुनाएगी। क्या कुछ है पूरा मामला, समझिए इस रिपोर्ट में। जिंदा बम की बरामदगी मामले में बड़ा फैसला, विशेष अदालत ने 4 आरोपियों को ठहराया दोषी। 8 अप्रैल को सुनाई जाएगी मामले में सजा। 124A में चारों बरी, बाकी धाराओं में दोषी। जयपुर बम धमाकों के मामले में जो लगातार घटनाक्रम चलता रहा, उसके बाद में आपने देखा कि जिस तरह से आरोपियों को 8 मामलों के अंदर सिलसिलेवार धमाकों में बरी कर दिया गया था। जयपुर के अंदर एक बम जिंदा भी मिला था, उस मामले में सुनवाई बाकी थी। करीब 112 गवाहों की सुनवाई और 125 पेजों के फैसले में अब जो अदालत है उसने कई धाराओं के अंदर जो 4 आरोपी थे उन्हें दोषी माना है। राजधानी जयपुर में करीब 17 साल पहले हुए सीरियल ब्लास्ट के दौरान रामचंद्र मंदिर के पास मिले जिंदा बम मामले में 4 आरोपी मोहम्मद सैफुर रहमान, शाहबाज हुसैन और सरवर आजमी को दोषी माना है। हालांकि 124A के तहत दर्ज आरोपों में बरी किया गया है। 124A का मतलब राजद्रोह है और केवल इसी आरोप में 4 को बरी करते हुए बाकी आरोपों में दोषी ठहराया गया है। सभी धाराओं के अंदर मुलजिमान को कन्विक्ट किया है, केवल 124A, और वो 124A को भी इसलिए होल्ड पर रखा है क्योंकि 124A में सुप्रीम कोर्ट ने एसजी अम्बेडकर वाले मामले में ये कहा था कि 124A राजद्रोह के मामले में आप नई FIR दर्ज नहीं करेंगे और ऑलरेडी जो ट्रायल पेंडिंग है उसको भी आप अभी एबियंस में रखेंगे। तो इसलिए उस सेक्शन को सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के परस्यूएंस में होल्ड रखते हुए बाकी सभी धाराओं के अंदर कोर्ट ने कन्विक्ट किया। जिन 4 आरोपियों को दोषी ठहराया गया उनमें सैफुर रहमान और मोहम्मद सैफ जयपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं। वहीं मोहम्मद सरवर आजमी और शाहबाज जमानत पर बाहर हैं। आपको बता दें कि इन सभी आरोपियों को सीरियल ब्लास्ट के मामले में फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने विशेष अदालत का फैसला पलटते हुए इन्हें बरी कर दिया था। जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट केस में प्रदेश की सरकार की अपील सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। जिंदा बम मिलने के मामले में अब 8 अप्रैल को सजा सुनाई जाएगी। वर्ष 2008 में जयपुर में सीरियल ब्लास्ट हुए थे। उस समय एक जिंदा बम चांदपोल बाजार में मिला था। उस संबंध में जो प्रकरण दर्ज हुआ था उसमें आज ट्रायल कोर्ट ने चारों अभियुक्तों को सजा दोष सिद्धि करार दी है और सजा के मामले में जो है सुनवाई मंगलवार को की जाएगी। ट्रायल कोर्ट ने जो दोष सिद्धि की है वो साक्ष्य के आधार पे की है और मामले में जो साक्ष्य काफी मजबूत है। इसमें जो सजा है वो अधिकतम दी जाने की अपेक्षा एजेंसी करती है। जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट केस 13 मई 2008 को जयपुर में 8 सीरियल ब्लास्ट हुए थे। 9वां बम चांदपोल बाजार में रामचंद्र मंदिर के पास मिला। बम फटने के 15 मिनट पहले इसे डिफ्यूज कर दिया गया। 20 दिसंबर 2019 विशेष अदालत ने सीरियल बम ब्लास्ट के 4 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई, एक बरी। ATS ने जिंदा बम मामले में सभी आरोपियों को 25 दिसंबर 2019 को जेल से गिरफ्तार किया। 29 मार्च 2023 हाई कोर्ट ने विशेष अदालत का फैसला पलटते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। हाई कोर्ट के फैसले के बाद ATS ने जिंदा बम मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश की और 3 नए गवाह शामिल किए। साइकिल मैकेनिक समेत कुल 112 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए। बहरहाल अब सबकी निगाहें 8 अप्रैल को विशेष अदालत के आने वाले फैसले पर टिकी हैं।
मंगलवार को सुनवाई होगी, जज सजा के बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, उसके बाद में सजा सुनाई जाएगी, जिसके बाद में जो बचाव पक्ष है वो हाई कोर्ट में अपील करेगा और अपनी कोशिश करेगा कि जिस तरह से पहले उन्होंने इसमें बेल हासिल की थी, ठीक उसी तरीके से फिर से बेल हासिल की जाए। 2 अभियुक्त इस पूरे घटनाक्रम के अंदर अभी भी जेल के अंदर मौजूद हैं, जबकि 2 जिन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया था उन्हें पुलिस ने अब अपनी कस्टडी में ले लिया है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और कोटा से बड़ी खबर सामने आ रही है। दर्रा के जंगलों में आग लगने का ये पूरा मामला है। जंगलों में लगी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है और करीब 21 किलोमीटर के एरिया में ये आग फैल चुकी है। आग से जंगल जीव जंतुओं का ऊपर खतरा मंडराने लगा है। सूखी लकड़ियों और घास के चलते ये आग लगातार फैलती जा रही है। दर्जन भर दमकल की टीम जो है आग बुझाने की कोशिश कर रही है। तस्वीर भी सामने आई है जो कि आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कोटा से जानकारी, जहां पर करीब 21 किलोमीटर के एरिया में ये आग पूरी तरीके से फैल चुकी है। आग से जंगली जीव जंतु का जो खतरा है वो बढ़ता जा रहा है। तस्वीरें भी आप देखिए कैसे आग की लपटें तेज होती हुई नजर आ रही है और दर्जन भर दमकल की टीम लगी हुई है। आग बुझाने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक सफलता हाथ नहीं लग पाई है। तो सीधे तस्वीरें देखिए, कोटा से ये सीधे तस्वीरें हैं। जंगलों में आग जो लगी है, जिस पे काबू पाने की कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन सूखी लकड़ियां हैं, जंगल है, इसीलिए और हवा भी है, इस वजह से आग तेजी से पैर पसारती हुई 21 किलोमीटर तक ये आग फैल चुकी है। और अब सबसे बड़ा टफ चैलेंज यही है दमकल कर्मियों के साथ कि जल्दी से जल्दी आग को बुझाया जाए। वहां पर खड़ी आप देखिए एक जेसीबी की मशीन थी, उसको भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया। एक पूरा डोमिनेशन आप देख सकते हैं कि कितने बड़े एरिया में ये आग लगी हुई है और जिसको बुझाने की वहां पर कोशिश लगातार की जा रही है। तो कोटा से जानकारी आपको दे रहे हैं। करीब 21 किलोमीटर के एरिया में ये आग जो है वो फैल चुकी है और आग से जंगली जीव जंतुओं को भी जो खतरा है वो बढ़ता जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये आग फैलती जा रही है। देखिए, जंगल का लंबा चौड़ा एरिया है, मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व क्षेत्र है। दर्रा का जंगलों में जो सूखी झाड़ियां है, लकड़ियां है, उसके चलते जो है आग अब फैलती जा रही है। और सबसे बड़ी और अहम बात है कि तो पेड़ पौधों को तो खतरा बढ़ ही रहा है, अब जंगली जीव जंतुओं को भी खतरा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आसपास के इलाकों में बाघ बाघिन को भी खतरा बढ़ सकता है। और लगातार जो है दर्जनों दमकल मौके पर मौजूद हैं। गांवों से टैंकर, जो ट्रैक्टर मंगवाए गए हैं, उनसे आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद फिलहाल पूरी तरह से आग पर काबू नहीं पाया जा सका। आग जहां बुझाई जा रही है, उसके बाद दूसरे एरिया में फिर से धधक उठती है। लगातार प्रयासों के बावजूद फिलहाल ये कहा जा सकता है कि आग लगातार अलग अलग इलाकों में फैली जा रही है और 21 किलोमीटर से अधिक जो है दर्रा के जंगलों में आग फैल चुकी है। और तमाम प्रयासों के बावजूद अब जो है न केवल वन विभाग की बल्कि जो अग्निशमन विभाग के दमकल कर्मी, उनकी भी चिंता बढ़ती जा रही है कि रात भर से प्रयास के बावजूद भी जो है पूरी तरह से सफलता हाथ नहीं लग पाई है। हालांकि जो है आग लगने के स्पष्ट कारण सामने नहीं आया, लेकिन जो है कल जेसीबी से जो कार्य चल रहा था उसके बाद चिंगारी उठी और थोड़ी सी आग लगने के बाद, क्योंकि जो है सूखा एरिया है, हवा चलती है, लकड़ियां हैं और वहाँ घास फूस जैसा इलाका होने के चलते लगातार अब यूं कहा जा सकता है कि आग बढ़ती जा रही है। और जो है कई पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी अब इस पर नजर जमाए हुए हैं और दमकलें भेजी जा रही हैं। सांगोद, कनबास, रामगंज मंडी, बोर आसपास के इलाकों से और झालावाड़ से भी दमकलें मंगाई जा रही हैं। दमकलें खाली होने के बाद फिर से उनको रिपीट किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि तमाम प्रयासों के बावजूद 21 किलोमीटर से ठीक है। पहले उदयपुर, अब कोटा में लगातार आग देखिए किस तरह पैर पसार रही है। बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी देने के लिए। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू होने से पहले दिल्ली में 10 अप्रैल को बीजेपी की अहम बैठक होने जा रही है। और आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में नवनिर्वाचित प्रदेशाध्यक्षों, संगठन महामंत्रियों, प्रदेश प्रभारी, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा पार्टी के सभी पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। ये रिपोर्ट देखिए। 10 अप्रैल को दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक प्रस्तावित। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे
बैठक की अध्यक्षता। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन की हो सकती है घोषणा। बीजेपी को जल्द ही नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है, क्योंकि जानकारी के मुताबिक निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, जिसके लिए 10 अप्रैल को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बीजेपी की अहम बैठक होने जा रही है। क्या होगा बीजेपी की बैठक में? बताया जा रहा है कि इस बैठक में नड्डा अपने कार्यकाल और उनके जरिए किए गए कामों के साथ पार्टी का आभार जताएंगी। बैठक में हाल ही में नवनिर्वाचित अध्यक्षों, प्रदेशों के प्रभारियों, संगठन महामंत्रियों, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों समेत जेपी नड्डा की टीम के सदस्य शामिल होंगे। विश्वास से भरी हुई भाजपा को कौन नया ऊर्जावान राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलता है और उसके बाद जो प्रदेश की कार्यकारिणी में कौन कौन नए चेहरे, जो प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर के साथ मिलकर भाजपा को पंचायती राज और नगर निगम और नगर पालिका के चुनाव में विजय श्री का वर्ण कराते, ये देखने लायक होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्वाचन और राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा तक प्रदेश में अध्यक्ष मदन राठौर की टीम नहीं बन सकती है। इसके पीछे बीजेपी की निर्वाचन प्रक्रिया है, जिसके तहत मंडल अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पार्टी की अपनी एक चुनावी गाइडलाइन है और उसी के अनुसार चुनाव होता है। बीजेपी की निर्वाचन प्रक्रिया। बीजेपी में मंडल अध्यक्ष अपनी टीम का गठन जिला अध्यक्ष के निर्वाचन के बाद उनकी सलाह से करता है। इस तरह जिला अध्यक्ष अपनी टीम का गठन प्रदेश अध्यक्ष की सलाह से करता है। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष अपनी टीम में बदलाव राष्ट्रीय अध्यक्ष की सहमति से करता है। राजस्थान में मंडल अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक का चुनाव संपन्न हो चुका है। ऐसे में मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष तो अपनी टीम तैयार कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्वाचन अभी बाकी है। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्वाचन और उनके पदाधिकारी बनने के बाद ही अपनी नई टीम का गठन कर सकते हैं। संगठन की बात कर रहे हैं तो मैं जवाब दूंगा। संगठन की बात, संगठन में प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इसमें एक सिस्टम है। हमारे यहाँ सिस्टम है, जैसे मंडल का समिति बनती है तो वो जिला अध्यक्ष से थोड़ा राय लेते हैं। ऐसे ही जिला की समिति बनती है, वो प्रदेश अध्यक्ष से राय लेते हैं, और प्रदेश की समिति बनेगी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष से राय लेंगे। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव बाकी है, वो चुनाव होते ही वो सब धरातल पे आ जाए, मैदान में। बहरहाल प्रदेश बीजेपी की निगाहें अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन और उनकी टीम पर टिकी हैं। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी होगी, ताकि प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर अपनी टीम बना सके। जयपुर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए सुधीर कुमार शर्मा की रिपोर्ट। और चित्तौड़गढ़ के राशमी कस्बे सहित निकटवर्ती गांव में पैंथर की जो दहशत है वो लगातार बढ़ती जा रही है। बीती रात बात अगर करें पैंथर की, तो पैंथर वन विभाग की पहाड़ी से सटे पुठवाड़िया गांव में पहुंच गया और पैंथर की चहलकदमी सीसीटीवी में कैद हो गई, जो इस समय आपको दिखाई भी पड़ रही है। तो ये तस्वीर सामने आई है। पैंथर ने कोई नुकसान नहीं हालांकि किसी को पहुंचाया, जिसके बाद जो है ग्रामीणों ने वन विभाग से पैंथर को पकड़ने की मांग की है। ये देखिए तस्वीर सामने आई है, पैंथर का मूवमेंट देखने को मिला है चित्तौड़गढ़ के पुठवाड़िया में, जहां पर ग्रामीणों ने वन विभाग से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द इस पैंथर को पकड़ लिया जाए। और नवरात्र के 8वें दिन को दुर्गा अष्टमी भी कहा जाता है। नवरात्र के 8वें दिन मां महागौरी की पूजा की जाती है। महागौरी की आराधना करने से जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी होती हैं और मां अपने भक्तों को अन्नपूर्णा रूप में सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। आइए जानते हैं कि नवरात्र के 8वें दिन कैसे पूजा करें। अष्टमी और नवमी एक ही दिन पड़ रहा है नित्रा जी, तो नवरात्रि के अष्टमी के दिन
माता के किन स्वरूप की पूजा की जाती है, क्या कथाएं हैं इसके पीछे की पौराणिक, और उपाय, विशेष उपाय क्या है इसके लिए? तो ये माँ गौरी का दिन है। महागौरी माँ पार्वती का वो रूप है जो अब अपने संतान को, अपने परिवार को आगे बढ़ा रहा है। तो ये एक जो गृहस्थ लोगों के लिए अष्टमी तिथि बहुत अच्छी रहती है, माँ गौरी की पूजा बहुत अच्छी रहती है। माँ गौरी को नारियल का भोग बहुत प्रिय है। अच्छा, तो आज के दिन आपने देखा होगा नारियल जरूर चढ़ते हैं माता को, भेंट स्वरूप। अच्छा, भेंट क्या है, बलि स्वरूप क्या है कि हम अपनी तृष्णा, हम अपने पापों को, हम अपने अंदर के द्वेष को आपके सामने अर्पित कर रहे हैं, तो ये बलि स्वरूप है। माँ को नारियल का भोग बहुत प्रिय है। नारियल की मिठाइयाँ चढ़ाइए, नारियल का भोग लगाइए माता रानी को। और माँ गौरी के सामने अगर आप हल्के रंगों का प्रयोग करते हुए या लाल रंग के वस्त्र पहन के आप अपने पति के साथ, अपनी पत्नी के साथ बैठ के पूजा करते हैं, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ बैठ के पूजा करते हैं, तो माँ गौरी आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं और हमारे जीवन में सभी प्रकार की भौतिकता और साथ ही साथ जो हमारा अध्यात्म है, जो हमारा साधुवाद है, उसको भी जोड़ती है। तो माँ को नारियल का भोग बहुत प्रिय है, माँ को लाल पुष्प बहुत प्रिय है, कमल का पुष्प बहुत प्रिय है, कमल गट्टा बहुत प्रिय है, ये सब उनको भोग लगा। गुड़हल का फूल भी, गुड़हल का फूल बहुत प्रिय है, तो उनको चढ़ाइए भी। और नारियल की बनी मिठाइयाँ, नारियल को सब प्रेम भेंट चढ़ाना, श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाइए, क्योंकि माँ गौरी अब हमारे जीवन में हर चीज ला रही हैं, तो उनको श्रृंगार का सामान भी जरूर दीजिए।